दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? तो आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को पिछड़ी अर्थव्यवस्था या अर्धविकसित अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है दोस्तों। तो प्रश्न यहीं से बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। तो आप याद रखेंगे कि पिछड़ी भी बोलते हैं इसे, अर्धविकसित भी बोलते हैं, विकासशील भी बोलते हैं, अल्प विकसित भी बोलते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी इसे बोलते हैं दोस्तों। यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में। अब बात करें, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः तीन क्षेत्र होते हैं दोस्तों। नंबर वन, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में बात करें तो कृषि या वन मत्स्य से संबंधित है ये। और द्वितीय क्षेत्र की यदि बात करें तो खनन निर्माण, विनिर्माण और बिजली इत्यादि से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, परिवहन, व्यापार, सेवा इत्यादि से संबंधित है दोस्तों। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इसके बारे में डिटेल में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। चलिए अब देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। यहाँ से भी प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। बात करें अर्थव्यवस्था के प्रकार की तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पाद के साधनों जैसे भूमि, पूंजी एवं श्रम पर निजी अधिकार होता है दोस्तों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी अधिकार होता है तथा इनका प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। इस प्रकार की अवस्था में वर्ग संघर्ष बना रहता है दोस्तों। बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो निजी अधिकार और निजी लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था की तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज सरकार का अधिकार होता है। इसमें वर्ग संघर्ष और शोषण का अंत हो जाता है दोस्तों। समाजवादी में किसका सरकार का अधिकार होता है दोस्तों, समाज सरकार का अधिकार होता है। पूंजीवादी में निजी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें तो स्वतंत्र पूंजीवाद होता है इसमें दोस्तों, और पूर्ण समाजवाद के बीच एक प्रकार का समझौता ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। यह सिद्धांत केन्स ने दिया था दोस्तों। इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का हिस्सा अस्तित्व होता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करें जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो दोस्तों इसमें निजी, और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वो आपकी सार्वजनिक क्षेत्र, और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे राष्ट्रीय विकास परिषद। तो बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री जो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है दोस्तों, गैर संवैधानिक निकाय, जिसका उद्देश्य जो है क्या है, उद्देश्य राज्यों और योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाकर आर्थिक नियोजन को सफल बनाना इसका उद्देश्य है। यह परिषद योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को मंजूरी देती है। क्या करती है ये राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग द्वारा जो जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं उनको ये मंजूरी प्रदान करती है राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या होते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधियों को सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है दोस्तों, जैसे कि कृषि, खनन, मत्स्य पालन, मछली पालन, वानिकी, डेयरी आदि इस क्षेत्र के तहत आते हैं। और आगे बात करें द्वितीय क्षेत्र, इसमें वे उद्योग शामिल हैं जहां प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित सामग्री से तैयार उत्पाद बनाए जाते हैं। औद्योगिक उत्पाद, सूती कपड़ा, गन्ना उत्पाद आदि गतिविधियां इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। बात करें आगे तृतीय क्षेत्र की, इसमें विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि। दोस्तों तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न देखने को काफी मिलते हैं, तो आप तीनों को अच्छे से देख लेंगे। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है और तृतीय क्षेत्र क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आय। एक राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एक राष्ट्र की एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को भी शामिल किया जाता है। अब बात करें भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का मापन कार्य 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई है दोस्तों। ये भी आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। और पुस्तक का नाम याद रखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 20 रुपये बताई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आंकड़ा प्रोफेसर VKRV राव ने 1931 से 1932 ईस्वी में तैयार किया था। स्वतंत्रता के बाद 1949 में सरकार ने प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में, PC महालोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। 1951 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है।
आगे बात करें सकल सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई समयावधि में सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होती है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जिसे बोलते हैं। आगे बात करें भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है वो राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो प्रति व्यक्ति आय है सब सर्वाधिक गोवा में है। आगे बात करें राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश 1995 में इन्होंने रिपोर्ट जारी की थी। भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं कोयला, बिजली तथा पेट्रोलियम। भारत में ऊर्जा की खपत में कोयले की भागीदारी कितनी है? 67% है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे बात करें भारत में सर्वाधिक 70% बिजली उत्पादन होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों? 70% बिजली उत्पादन तो वो आपका ताप द्वारा होता है। भारत में पेट्रोलियम घरेलू उत्पाद मांग की पूर्ति करता है लगभग 33%। आगे बात करें भारत में सीमेंट उत्पादन प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये आपका मध्य प्रदेश है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में घरेलू उपभोक्ता व्यय से के संबंध में सर्वेक्षण करता है कौन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। आगे बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान की यदि बात करें तो लगभग 22% है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भारत में सर्वाधिक व्यावसायिक शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आपके चेन्नई तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं इंडियाज गेटवे ऑफ द वर्ल्ड प्रसिद्ध नारा किसका है? तो ये आपका BSNL का है दोस्तों, BSNL, इंडियाज गेटवे ऑफ द वर्ल्ड। आगे किसी भी देश की आर्थिक विकास दर सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक कौन होती है? प्रति व्यक्ति आय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किया था, ये क्या था आपका? रिचर्ड स्टोन ने। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, कृषि। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है कृषि। आगे राज्य सरकार के आय का मुख्य स्रोत क्या है? ये आपका बिक्री कर है दोस्तों। राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत, राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत बिक्री कर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना 1870 ईस्वी में खुला, कहाँ पे खुला? ये कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। आगे बात करें दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, बन्नरपुर और एवं सलेम सभी कंपनियां अधीन है किसके? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL के। आगे बात करें भारत के सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, मुंबई को। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड ACC की स्थापना 1934 में की गई। भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादक द्वारा आगे क्वेश्चन मध्य प्रदेश। आगे कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका महाराष्ट्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग सुधार से इनका संबंध है, आबिद हुसैन समिति का। भारत में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक और कागज का आपका महाराष्ट्र है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं लघु उद्योगों के लिए अलग से औद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम 6 अगस्त 1991 को की गई। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें कहाँ हैं? गुजरात में है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें कहाँ हैं? गुजरात में। आगे सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना तो ये आपको कपास को कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे अच्छी किस्म का कोयला क्या कौन सा होता है? वो एंथ्रासाइट होता है दोस्तों। सबसे अच्छी किस्म की कोयला एंथ्रासाइट। भारत में कुल तेल शोधक कारखानों की संख्या बताइए, तो 22 है। किस देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष कहलाता है? व्यापार शेष कहलाता है दोस्तों जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जैसे कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? तो ये आपके कुछ आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर JK मेहता, इसका आंसर हो जाएगा आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है दोस्तों? आंसर बताइए जल्दी से। ये आपका उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल 2015 में ये पूछा गया है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? तो ये आपका JV100 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, और सभी कुछ सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? किसने कहा था? तो ये कहा था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडा व चिकन उत्पाद से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना है होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20% होता है। आगे बात करें चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितनी होती है? चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर होती है आपकी 15 किलोग्राम दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वार्षिक क्रम और वर्षा अंतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ये आपका फसल रोपण अनुक्रम इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन घोषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसका आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष घोषित करता है। आगे बात करें दोस्तों, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, इसका आंसर हो जाएगा शांघाई। दोस्तों ये जितनी प्रश्न है कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताइए जल्दी से, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर दीजिए जल्दी से दोस्तों, कब हुई थी? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 1965। इसका आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, निजी क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करें दूसरे प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है प्राथमिक क्षेत्र, जो कि कृषि से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है? तो इसका आंसर आप बताएंगे कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है, जिसमें कि उत्पादन से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग और उत्पादन से, तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी प्रकार के जो प्रश्न है ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से बनते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो ये आपके प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो ये आपके प्रारंभिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। आगे बात करें, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो तृतीय क्षेत्र को ही दोस्तों सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड तो कृषि क्षेत्र, जो कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है दोस्तों, मेरुदंड। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में से जुड़ा हुआ नहीं है? ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो आप इसका आंसर लगाएंगे कि पुजारी जो है ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रोजगार नहीं है। बाकी टोकरी बुनने वाला या कुम्हार या माली, ये सब प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। चलिए, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो 6 अप्रैल 1948 को, याद रखेंगे। और दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को। ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है दोस्तों, कि प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 और द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को। आगे बात करें, देवास जो है आपका, देवास करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऐसे ही भदोही जो कि उत्तर प्रदेश का में है, कालीन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है भदोही। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र आपका मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई। भिलाई इस्पात, आगे बात करते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है, सोवियत संघ, किसके? सोवियत संघ के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करें, दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये ब्रिटेन के सहयोग से। और ऐसे राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में है, ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। आगे, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? तो ये आपका सूरत में है, भारतीय हीरा संस्थान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है दोस्तों। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है। आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ वस्तुएं एवं उनके प्रसिद्ध स्थानों के बारे में देख लेते हैं। जो उर्वरक उत्पादन है आपका, ये आंवला बरेली में। और रबड़ की बात करें तो ये मोदी नगर मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, रबड़ के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ऐसे पॉली फाइबर जो है उसके लिए बाराबंकी ये प्रसिद्ध स्थान है। ऐसे विस्फोटक कारखाने की यदि बात करें, कानपुर इसके लिए प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।